उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। और ये सारे चीजों के बारे में आप लोग को समझा दिए थे। इसमें से मेरे काम के लायक अब ये है यूजिंग सिस्टम। आप इन सबको डिलीट भी कर सकते हैं, या अगर पहले से दिया हुआ है तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। इसका मेन मेथड होता है स्टैटिक वॉइड मेन। और हम लोग हर एक प्रोग्राम को किसके अंदर लिखते हैं? क्लास के अंदर लिखते हैं। ये सारी चीजें बता दिए थे। यस सर। यस सर। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं तो दो चीजें पहले रिक्वायर्ड होती है, इनपुट और आउटपुट, है ना। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के लिए प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज किए थे? कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, यानी कि राइट लाइन एक मेथड था जिसको फंक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग, मेथड भी जनरली बोलते हैं। एक मेथड है जो किस क्लास का मेथड है? कंसोल क्लास का मेथड है, जिसका यूज क्या है? आउटपुट को आपको शो करना। शो करना। ठीक है, ये हम लोग देखे थे। वेलकम टू सी शार्प। और सी प्लस प्लस जावा जैसा एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसमें सेमीकोलन। ठीक है, सेमीकोलन यहाँ भी यूज होगा जैसे सी प्लस प्लस या जावा में हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम को रन कराया था स्टार्ट। लेकिन आउटपुट स्क्रीन आपको ये होल्ड नहीं कर पा रहा था, यानी कि आउटपुट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद आपको जो भी आउटपुट स्क्रीन ब्लैक कलर वाला आया, वो आउटपुट स्क्रीन ये लाइन को प्रिंट करने के बाद फिर वो क्या हो जाएगा? एग्जिट हो गया, यानी कि वो होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए थे? कंसोल डॉट रीड की। कंसोल डॉट रीड की। यस सर। रीड की एक तरह से आपका क्या है कि एक वैल्यू, जैसे गेट सीएच क्या करता था, यूजर से एक होल्ड वैल्यू करता इनपुट है लेता है। है ना, जिसका काम होता है एक कैरेक्टर इनपुट लेना। तो यहाँ पर भी रीड की का काम है एक कैरेक्टर इनपुट लेना। क्या है कैरेक्टर इनपुट लेना? एक कैरेक्टर। तो इनपुट अगर ये जब लेगा तो जो भी इनपुट फंक्शन होता है, वो इनपुट फंक्शन क्या करता है? स्क्रीन को होल्ड करके रखता है जब तक यूजर इनपुट न डाले। और हम लोग स्क्रीन को तब तक होल्ड रखते हैं जब तक अपना आउटपुट देख न ले। जैसे अगर आप इसको रन कराएंगे तो सबसे पहले जब मेन इन्वोक हुआ कंपाइलर के पास, तो पहले मिला कंसोल डॉट राइट लाइन में वेलकम टू सी शार्प। वेलकम टू सी शार्प दिया। उसके बाद क्या मिला इसको? रीड की। अब रीड की वेट कर रहा है यूजर से एक कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए, और यूजर हम तब तक नहीं देंगे जब तक हम अपने आउटपुट को देख नहीं लेंगे। तो एक तरह से ये होल्ड कर रहा है इस तरह से। इसका काम है कैरेक्टर इनपुट लेना, बट हम लोग इस तरह के होल्ड में इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब जब भी हम लोग कोई एक कैरेक्टर लेते हैं, फिर भी आउटपुट स्क्रीन नहीं रुका, क्योंकि ये इसको मैं स्टोर किया रीड की में और फिर आपका गायब हो गया। तो ये इस तरह से हम लोग यूज करते हैं कि हमारा आउटपुट स्क्रीन तब तक रुका रहे जब तक कि ऊपर का सारे लाइन का आउटपुट हम लोग देख ना लें। इसीलिए इसको बीच में हम लास्ट में यूज करते हैं। उसके ऊपर जितना कोडिंग हम लोग लिख लेंगे, सारे कोडिंग को आउटपुट हम लोग देख लेंगे, और ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन को रोके रखेगा, होल्ड किए रखेगा जब तक यूजर इनपुट नहीं लेगा, और यूजर तब तक इनपुट नहीं लेगा जब तक कि अपना आउटपुट देख न ले। तो ये प्रोसीजर चाहे गेट सीएच में हो या यहाँ पर भी यही तरीका काम करता है। ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके हम लोग देखे थे। बाकी जैसे कि आपको पता है राइट लाइन, दोनों में दो मेथड है आपका, राइट और राइट लाइन। राइट और राइट लाइन में डिफरेंस क्या है कि राइट लाइन आपको आउटपुट को प्रिंट करने के बाद कर्सर को चेंज कर देगा, यानी कि कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। अगर मैं यहाँ पर करूं कंसोल डॉट राइट लाइन, फिर से एक
कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। तो दोनों दो लाइन में आपको आउटपुट देगा, ठीक है, वेलकम टू सी सर एंड हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हेलो वर्ल्ड के बाद भी कर्सर चेंज हो गया क्योंकि इसमें भी राइट लाइन है। तो राइट लाइन लिखने के बाद आपका कर्सर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा अपने स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद। आप राइट भी यूज कर सकते हैं। राइट और राइट लाइन में अंतर क्या है कि राइट लाइन आपके कर्सर को चेंज नहीं करेगा, यानी कि वो लाइन नीचे नहीं भेजेगा। अभी आउटपुट को खत्म करते हैं। देखिए, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लिखा तो वेलकम टू सी सर, उसके बाद एक कर्सर चेंज नहीं हुआ, कंसोल डॉट राइट लाइन है तो हेलो वर्ल्ड चेंज करने के बाद कर्सर को नीचे भेज दिया। अब जो नेक्स्ट लाइन हम लोग लिखेंगे वो जहां कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो वहां आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए राइट लाइन और राइट का मतलब? यस सर। अब आप चाहें तो जैसे सी प्लस प्लस और जावा में हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करते हैं। आप करते हो एस्केप सीक्वेंसेस का? यस सर। जैसे \n \t है ना, लाइन चेंज करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। सपोज वेलकम के बाद मुझे लाइन चेंज करना है तो \n आप यूज कर सकते हो, \t यूज कर सकते हो, जैसे आपको सी में पढ़े हो आप। क्लियर है एस्केप सीक्वेंसेज? यस सर। अब हम लोग चलते हैं कि जैसे कभी मैसेज हम लोग प्रिंट कराते हैं तो मैसेज प्रिंट कराते समय मैसेज भी होता है, मैसेज के साथ वेरिएबल भी होता है, और कभी सिर्फ वेरिएबल होता है, सिर्फ मैसेज भी होता है। तो अभी मैं जो भी मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ वो सारा मैसेज आपका स्ट्रिंग टाइप का है। किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है। आप चाहें तो कोई भी वेरिएबल के वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। अब वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट कराने से पहले हम लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन आना चाहिए, है ना, वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं ये सब आना चाहिए। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे, बट अभी जरूरत है तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ। और यहाँ पर जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो आपको सी प्लस प्लस जैसा मिलेगा, तो आपको ज्यादा डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा। जैसे हम लोग सी में यूज करते हैं इंट ए। इंट ए का मतलब आपको पता है, ए इज ए वेरिएबल। विच टाइप ऑफ वेरिएबल? ए इज इंटीजर टाइप, इट होल्ड्स ओनली इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है, तो आप इसमें इंटीजर टाइप ले लो। ठीक है, वेरिएबल हो गया। आप कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं सी जैसा, इसमें ये बंदिश नहीं है कि आपको सिर्फ मेन के बाद करना है। आपको जहां फर्दर प्रोग्राम में जरूरत पड़े, है ना, सी प्लस प्लस और जावा जैसा आप कहीं पर भी इसको वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब मुझे एक वेरिएबल को प्रिंट करना है एक एप्रोप्रिएट मैसेज के साथ। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू 10, ये आउटपुट चाहिए। तो आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मुझे ये आउटपुट चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये इस तरह के आउटपुट। ठीक है, तो इस तरह के आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपको स्ट्रिंग मैसेज है, और ये किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। ठीक है, अब मुझे इस स्ट्रिंग मैसेज को इंटीजर मैसेज को क्या करना है? एक साथ कंबाइंड करना है, कॉन्केटनेट करना है। तो कॉन्केटनेट के लिए यहाँ पर यूज होता है प्लस ऑपरेटर। क्या यूज होता है? प्लस ऑपरेटर। जैसे जावा में आप कॉमा ऑपरेटर यूज करके वेरिएबल और स्ट्रिंग को क्या करते थे? सेपरेट करते थे कॉमा यूज करके। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग को, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? प्लस ऑपरेटर। तो हम लोग जस्ट देखेंगे इस लाइन को, उसी तरह हम लोग इसको डालेंगे कि इस तरह आपको आउटपुट आए। सबसे पहले मेरा जो स्ट्रिंग मैसेज है वो है फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, और 10 वेरिएबल है, ए की वैल्यू है। तो हम लोग इस तरह लिखेंगे, और जो स्ट्रिंग मैसेज है उसको हम लोग डबल कोट में लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू इक्वल टू, और मुझे कॉन्केटनेट करना है किसके साथ? ए के साथ, प्लस ए। प्लस यूज फॉर कॉन्केटनेशन, जैसे आप कॉमा यूज करते थे किसमें?
पाइथन में, ठीक है ना। सी में तो अलग चीज है, तो पाइथन में आप कॉमा यूज करते थे, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप, प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको मैं रन कराता हूँ। एक एक चीज है कि ये थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, ये अनवांटेड अब हो गया। ये देखिए फर्स्ट वैल्यू 10, क्लियर है। अब उसी तरह आपको अगर इस तरह रहे, अगर आप चाहें आउटपुट a इक्वल्स टू बी कॉमा देकर आप b इक्वल्स टू 20, ठीक है। यहां पर होगा आपको वैल्यू फर्स्ट इक्वल टू 10 एंड वैल्यू सेकेंड इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 20, इस तरह मैसेज आना चाहिए। तो आप इसको कैसे लिखोगे वो मैं बता दे रहा हूँ। दो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है a एंड b, और दोनों में वैल्यू है 10 और 20, मुझे इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू की जगह पर यहाँ पर 1 है तो मैं 1 दूंगा। पहले मैंने सोच रखा है कि ऐसे आउटपुट आना चाहिए, सॉरी वैल्यू 1 प्लस a, यानी कि यहां से यहां तक आपको स्ट्रिंग मैसेज है, स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटनेट हो रहा है प्लस ऑपरेटर के साथ वेरिएबल a को कॉन्केटनेट किया। फिर a वेरिएबल के बाद यानी इंटीजर के बाद, पहले स्ट्रिंग है उसके बाद इंटीजर है, और फिर इंटीजर के बाद आपका क्या आ जा रहा है, स्ट्रिंग आ जा रहा है यहां तक, ठीक है। यहाँ 20 कर दे रहा हूं, तो यहां से यहां तक फिर स्ट्रिंग है, यानी कि फिर इसमें कॉन्केटनेट होगा ये, तो a प्लस, ठीक है, और स्ट्रिंग मैसेज होगा, और स्पेस है एंड के पहले, ठीक है, तो मैं दूंगा स्पेस एंड वैल्यू 2 इक्वल टू, और उसके बाद फिर से आपका वेरिएबल है इंटीजर टाइप की, तो फिर क्या करेंगे, प्लस b करेंगे। तो आप मैसेज को समझ गए कि कैसे हम लोग इसमें प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको, यानी कि जहां जहां हम लोग कॉन्केटनेशन यूज कर रहे हैं, प्लस यूज कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर, ठीक है। तो ये आपको आ गया वैल्यू 1 इक्वल्स टू 10 एंड वैल्यू 2 इक्वल्स टू 20। मेरे ख्याल से आप लोग राइट लाइन को समझ गए हैं कैसे हम लोग मैसेज प्रिंट करेंगे, क्लियर है। यस सर। अब हम लोग आएंगे इनपुट के लिए, कि इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। इनपुट में आएंगे तो इनपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं रीड लाइन। इसका नोट्स मैं एक दे दूंगा आपको, सारा उस नोट्स में होगा, एक पीडीएफ शेयर कर देंगे, सारे पीडीएफ में होगा आपको सारा चीज। इसको पढ़ेंगे भी घर पे और थोड़ा प्रैक्टिस भी करेंगे प्रोग्राम कोड को खुद से। और ये कोड आपको जस्ट लाइक जावा जैसा मिलता जुलता है, सेम ये तरीका आपको जावा में भी मिलेगा, यही कॉन्केटनेशन के लिए, ठीक है। और वेरिएबल डिक्लेरेशन सब आपको ये सब जावा जैसा मिल रहा है, तो आपको जावा पढ़ेंगे तो वो भी पढ़ने में आसान होगा, और दोनों पढ़ जाएंगे तो फिर दोनों में आसान हो जाएगा आपको। तो अब हम लोग यूज करते हैं इनपुट रन टाइम लेने के लिए। रन टाइम के लिए हमारे पास जो मेथड है, उस मेथड का नाम है रीड लाइन। क्या नाम है, रीड लाइन, रीड लाइन। तो रीडलाइन मेथड है, और रीडलाइन मेथड भी अवेलेबल है आपको कंसोल क्लास। किस क्लास के अंदर है, कंसोल क्लास के अंदर है, स्टैटिक मेथड है। तो जब भी हम लोग रीडलाइन का यूज करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट रीडलाइन। कंसोल इज क्लास हेयर एंड रीडलाइन इज मेथड हेयर, ठीक है। तो कंसोल डॉट रीडलाइन, अब ये है कि सी शार्प में जो भी रीडलाइन के थ्रू हम लोग इनपुट लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है। क्या इनपुट लेता है, एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है। जैसे आपने देखा होगा पाइथन, ठीक है, कि जो भी आप इनपुट लेते थे वो क्या लेता था, एज ए स्ट्रिंग। बाद में हम लोग कन्वर्जन फंक्शन यूज करके उसको कन्वर्ट करते थे अपने कन्वीनियंट के अनुसार, इंटीजर में, फ्लोट में, है ना, किसी और डेटा टाइप में। तो सी शार्प में भी रीडलाइन के थ्रू जो भी इनपुट लेंगे वो सारा इनपुट एज ए क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा। फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे
विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन फंक्शन। तो पहले हम लोग देखेंगे कैसे इनपुट लेगा। तो सबसे पहले स्ट्रिंग यहाँ पर आपका मिल जाएगा, डेटा टाइप स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में ही पहले मैं इनपुट लेता हूँ s, ठीक है, स्ट्रिंग s लिया एक वेरिएबल। अब मैं इसमें इनपुट लेता हूँ s इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, ठीक है। मैं स्ट्रिंग में ही ले रहा हूं अभी इनपुट, तो ये रीड लाइन के थ्रू इनपुट लेगा, और इनपुट लेने के बाद उसको s ये वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब इस वेरिएबल को आपको क्या फर्दर काम है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसको किस लिए काम है। मैं इसको सिंपली प्रिंट करा दे रहा हूँ यहाँ पर, कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माई स्ट्रिंग इज, और प्लस s, ठीक है। अब मैं रन करूंगा, कहीं पर एक मिनट, नेम स्पेस में कोई गड़बड़ है क्या? फर्स्ट डॉट सी एस, ठीक है, क्लास प्रोग्राम, एक बार मैं देख लेता हूँ। ये कमेंट लाइन है, जैसे आप सी में यूज करते हैं। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, और वो डॉट का हम लोग यूज कर रहे हैं, वो एरर दे रहा है। क्या एरर देने में नहीं कोई एरर। सर स्ट्रिंग एस में शायद एरर आ रहा है। इसमें एरर आ रहा है ना, ठीक तो है। सर रीड लाइन ये मेथड क्या करेगा? इनपुट लेगा रन टाइम, जी जो भी इनपुट लेगा उसको किस में स्टोर करेगा, एस में स्टोर करेगा, और एस को हम लोग फिर क्या कर रहे हैं, हाँ, स्ट्रिंग इज उसे ऐड कर रहे हैं। हाँ फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं। जी जी
बट कहीं बिल्ड प्रॉब्लम दे रहा है। देखना है क्या। नीचे कुछ लिखे हैं क्या? ओहो, तभी न दे रहा है। चलो ठीक है। तो ये यहाँ तक इनपुट दिया, आपको आउटपुट दिया वैल्यू एक 1 इक्वल्स टू 10 एंड वैल्यू 2 इक्वल्स टू 20। उसके बाद फिर इसको क्या मिला आपको, कंसोल डॉट रीड लाइन। तो रीड लाइन एक इनपुट फंक्शन है, और ऐसा भी जानते हैं कि इनपुट फंक्शन जहां मिलता है वहां पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होल्ड हो जाता है, वो यूजर से इनपुट ले मांगता है। ठीक है, यूजर से इनपुट आप कुछ भी दे दीजिए, जैसे मैं देखो और ये आपका कॉलेज आपको स्टोर हुआ किसमें, एस में स्टोर हुआ, और एस को फिर मैं यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक है, और फिर आपको वेट कर रहा है, फिर आपको रीड की वेट कर रहा है। तो रीड की का वेट का हम लोग को कोई पर्पस नहीं है, हम लोग का आउटपुट देखने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग कोई भी की प्रेस करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अब ये है कि जब भी हम लोग इनपुट ले तो एक एप्रोप्रिएट मैसेज है। एप्रोप्रिएट मैसेज के लिए हम लोग को डायरेक्टली इसमें मैसेज नहीं लिख सकते हैं। इसमें हम लोग लिख देंगे इंटर एनी स्ट्रिंग, इंटर एनी नंबर, इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, इस तरह के मैसेज नहीं। अगर मैसेज लिखना है तो फिर आपको कंसोल डॉट राइट लाइन या राइट से ही लिखेंगे। तो अगर मुझे एक मैसेज के साथ चाहिए, जैसे मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो इसके बाद कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या आखिर आगे है। तो कुछ इस तरह के मैसेज है कि इंटर एनी स्ट्रिंग, तो यूजर को आसान हो आगे फर्दर प्रोसीड करने के लिए। तो मुझे ये मैसेज चाहिए, तो मैं जस्ट इनपुट लेने के पहले वो मैसेज डाल दूंगा। कंसोल डॉट राइट, सिर्फ राइट डालूंगा कि लाइन चेंज नहीं हो, कर्सर यानी कि जो इनपुट वैल्यू ले वो उसके बगल में ही हो। कंसोल डॉट राइट इंटर एनी स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग। उसके बाद कर्सर यही रहेगा, कर्सर ब्लिंक करेगा, फिर हम लोग इनपुट लेंगे। इंटर एनी स्ट्रिंग, राइट लाइन नहीं है इसलिए कर्सर यहीं पर है, लाइन चेंज नहीं हुआ, और कुछ भी स्ट्रिंग हम लोग लेंगे। ठीक है, समझ गए? तो यस ये था आपको इनपुट और आउटपुट लेने का तरीका। क्लियर है, समझ गए? इनपुट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे और आउटपुट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। रेड लाइन फॉर यूज इनपुट एंड राइट लाइन फॉर यूज आउटपुट। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए। अब है एक कन्वर्जन का भी मैं बता दे रहा हूँ, सारा आगे फंक्शन लिखाएंगे, बट कन्वर्जन का है कि अगर मुझे इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है, उसके लिए बहुत सारा फंक्शन आता है कन्वर्जन। सपोज मैं यहाँ पर इंट, सर इसका स्नैप लेना था। अच्छा ले लीजिए ना स्नैप, और इसमें जोड़ रहे हैं कन्वर्जन के लिए। ठीक है, ओके सर। चलिए तो कन्वर्ट, यहाँ पर मैं अगर इंट एक्स ले रहा हूं, और एक्स में मुझे इनपुट लेना है, तो एक्स में इनपुट लेना है, तो कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैं यहाँ पर सपोज डू कंसोल डॉट रीड लाइन एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपको ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा रीड लाइन, वो वैल्यू रिटर्न करेगा आपका स्ट्रिंग टाइप।
और स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को आप इंटीजर में स्टोर कर नहीं सकते, वो एक्सेप्शन जनरेट करेगा। ठीक है, तो उस एक्सेप्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी इनपुट कंसोल से लें उसको हम लोग कन्वर्ट कर दें, किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो। पहले आप एक वेरिएबल में ले लो, ठीक है, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग जेड इक्वल्स टू ले लो, और फिर हम लोग इस तरह कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू फंक्शन आता है टू इंट 32। देखिए इसकी फंक्शन की पहचान क्या है, फंक्शन कैमल केस में होगा, यानी कि फंक्शन का जो भी फंक्शन आप लिख रहे हैं, अगर वो 1 लेटर का है तो ठीक है, 2 लेटर का जो दो वर्ड का फंक्शन ले रहे हैं उसमें हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, कैपिटल है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो दूसरा का भी पहला कैरेक्टर, यानी जितना भी वर्ड होगा सबका पहला कैरेक्टर क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी क्या हो गया, स्मॉल हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको कैपिटल कर दीजिए, समझ रहे हैं। तो ये ध्यान देना है, ऐसे ही लिखना है केस सेंसिटिव, और आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इसको कहते हैं कैमल केस में। टू और इंट दो वर्ड है, टू का टी कैपिटल है और इंट का आई कैपिटल है। टू इंट कन्वर्ट करेगा आपको कोई भी स्ट्रिंग को, किसमें, इंटीजर में, 32 भी। अब इसमें हमको किसको रखना है, किसमें हमने वैल्यू अभी लिया है, अभी जो रीड लाइन के थ्रू इनपुट लिया वो किसमें लिया है, जेड में। जेड में। मुझे जेड को कन्वर्ट करना है। तो ये एक आर्गुमेंट लेगा स्ट्रिंग टाइप के, और स्ट्रिंग टाइप के आर्गुमेंट मेरे पास है जेड। ठीक है, जेड को कन्वर्ट किया और फिर उसको एक्स में स्टोर कर दिया इंटीजर में, है ना, और इंटीजर में कन्वर्ट, फिर आप एक्स को फर्दर प्रिंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर समझना है कि जैसे आप सी में यूज करते थे, कोई भी फंक्शन अगर प्रीडिफाइंड यूज करते हैं तो पता करते हैं कि वो फंक्शन किस हेडर फाइल के अंदर है। ठीक है, किस हेडर फाइल के अंदर है, उसको हेडर फाइल हम लोग ऊपर में मेंशन करते हैं हैश इंक्लूड से। तो यहाँ पर भी ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो यहाँ पर जितना भी प्रीडिफाइंड फंक्शन मिलेगा सी शार्प और जावा में, वो सारा किसी न किसी प्रीडिफाइंड क्लास के अंदर मिलेगा, है ना। क्योंकि प्योरली यहाँ पर उप्स है, हर एक प्रोग्राम उप्स होता है, और उप्स में जो भी फंक्शन होता है वो किसके अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है। देखिए यहाँ पर हम एक ही फंक्शन बना रहे हैं मेन, वो भी फंक्शन किसके अंदर है, क्लास के अंदर है। तो कोई भी फंक्शन को अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फंक्शन क्लास के अंदर होता है, चाहे वो अपना बनाए तो भी या प्रीडिफाइंड है तो भी। और फंक्शन को यूज करने के लिए यानी कॉल करने के लिए या तो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर क्लास नेम के थ्रू होता है। ऑब्जेक्ट नेम के थ्रू नॉर्मल फंक्शन होता है और क्लास नेम के थ्रू स्टैटिक फंक्शन होता है। तो ये आप देखिए स्टैटिक फंक्शन वो है जो कंसोल क्लास के अंदर है, कंसोल क्लास नेम के थ्रू कॉल हो रहा है। ये भी आपका स्टैटिक फंक्शन है जो कंसोल क्लास के अंदर है, क्लास नेम के थ्रू कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर आपको ये पता करना होगा कि टू इंट किस क्लास के अंदर है। तो टू इंट है आपको कन्वर्ट क्लास के अंदर, कन्वर्ट डॉट टू। अब आपको ये काम करेगा, ऐसे नहीं काम कर लेना है प्रीडिफाइंड में। ठीक है, अब इसको ये जस्ट, सर हाँ, ये कैसे पता चलेगा सर कौन सा क्लास कौन से? तो आपको याद करना पड़ेगा, और क्या उपाय है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो हो जाएगा धीरे धीरे, अच्छा है ना। तो प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप रोज रोज ये काम करेंगे कन्वर्जन वाला, तो दिमाग में आ जाएगा कि कन्वर्ट क्लास का ये मेथड है। शुरुआत में तो आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और सिंपल ये जावा के साथ कंपेयर इसलिए आ जाता है कि जावा में ये पढ़े रहते तो आपको उतना टेंशन भी नहीं होता कि हाँ ऐसे होता है। तो सेम सेम है यहाँ पर। तो कन्वर्ट क्लास के अभी दो ही क्लास हम लोग यूज किए, कंसोल और कन्वर्ट इसका। और हम लोग अपना क्लास जो बना रहे हैं वो प्रोग्राम है, चाहे तो नाम भी चेंज कर सकते हैं इसका। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपको देता है, बट आप नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपना क्लास का नेम। क्लियर है। अब हम लोग प्रिंट करा सकते हैं इसको। तो प्रिंट कराने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन।
इंटीजर वैल्यू इक्वल टू, जो भी देना है इक्वल टू एरो या फिर आपको कॉलन सिंबल जो भी दे दें डबल कोट के अंदर, वो आपके चॉइस के ऊपर है, प्लस एक्स। ठीक है। तो ये आपको हो गया कन्वर्जन। पहले स्ट्रिंग के लिए वेट कर रहा है, उसके बाद फिर से स्ट्रिंग के बाद एक मैसेज हम लोग नहीं दिए हैं, बट ये इंटीजर वेट कर रहा है इंटीजर वैल्यू के लिए। हम लोग 12 लिए, इंटीजर वैल्यू 12, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। आप अगर इसको शॉर्टकट करना चाहें तो आप शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि पहले एक्स में इनपुट लिया, जेड में इनपुट लिया, जेड को कन्वर्ट करके एक्स में रखा। अगर आपको एक्स में इनपुट लेना है तो आप इस लाइन को आप शॉर्ट बना सकते हैं, कंट्रोल सी, यहीं पर डिक्लेरेशन भी किए और यहीं पर इनपुट भी लिए, और यहाँ पर हम लोग जेड, जेड में क्या है कंसोल डॉट रीड लाइन, तो आप इसको कंसोल डॉट रीड लाइन के इस तरह कर दें। ये सेमीकोलन एक ही बार होगा। अब ये दोनों लाइन का ये क्या है शॉर्टकट है, कमेंट लाइन। समझ गए? क्लियर है? समझ गए इस चीज को? तो हम लोग ये चीज करेंगे, एक ही बार में हो जाएगा। जैसे मल्टीपल लाइन हमको लिखने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल लें, फिर उसमें हम लोग इनपुट लें, फिर उस स्ट्रिंग वेरिएबल को कन्वर्ट करके एक इंटीजर में स्टोर कराएं, ये करने की जरूरत नहीं है। एक ही बार इनपुट लिया, पहले ये काम करेगा इनर ब्रैकेट वाला। इनर ब्रैकेट वाला का क्या काम है, इनपुट लिया, रन टाइम, रन टाइम इनपुट लेने के बाद तुरंत से इसको कन्वर्ट कर दिया जो इनपुट होगा, और कन्वर्ट करने के बाद उस वैल्यू को फिर किस में स्टोर करा दिया, इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करा दिया, चूंकि इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग शॉर्टकट इसका यूज कर सकते हैं। समझ गए? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नो सर। समझ रहे हैं? क्योंकि पढ़ा हुआ है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो चीजें समझ में आ रही है। थोड़ा सा इसका स्पीड जो नॉर्मल्स होता है वो थोड़ा फास्ट होगा। फास्ट इसलिए होगा कि नॉट ए रेगुलर, हम लोग को ये चीज नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग इस पे रन कराना है, प्रैक्टिस करना है, हम लोग को कुछ और काम है। तो जो चीजें सिमिलर है उस चीज को मैं बताते जा रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। हाँ, उस चीज को आप समझेंगे। अब आते हैं हम लोग बेसिक, मैं बताते जाता हूँ। बेसिक के रूप में आप क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे आप रिजर्व वर्ड पढ़ते हैं, कीवर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वेरिएबल पढ़ते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ते हैं, कांस्टेंट पढ़ते हैं, कांस्टेंट लिटरल्स पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ऑपरेटर पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पर भी है। मैं उन चीजों को आपको दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या है। जो डिफरेंट होगा, जो होगा वो मैं समझा दूंगा, बाकी आपके दिमाग में है कि क्या क्या चीजें होती है। तो आइए हम पीडीएफ खोल रहे हैं, उस पीडीएफ को आपको भी शेयर कर देंगे, और उस पीडीएफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे आप। ये पढ़ लेंगे फीचर, ये सब इसका इंस्टॉलेशन है, कैसे इंस्टॉल करेंगे आप, ये आईडी कैसे काम करेगा इसका, विजुअल स्टूडियो कैसे फाइल में जाना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट पर जाना है, शॉर्टकट की क्या है, ये सब चीजें पढ़ लेंगे आप। राइट कैसे करेंगे ये सब बता दिए, कैसे राइट करेंगे। विजुअल सी शार्प पर जाएंगे, कंसोल एप्लीकेशन पर जाएंगे, ये सब आप जाते हैं। सेव करने के लिए आप सिंपली जानते हो पहले से भी, फाइल सेव। ये सारे लाइन का मतलब बताया हुआ है। कंसोल डॉट राइट लाइन क्या है, कंसोल डॉट रीड की क्या है, स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, एक एक करके हम बता दिए हैं इसमें। क्लास प्रोग्राम क्या है, नेम स्पेस क्या है, यूजिंग सिस्टम क्या है।
ये सारा चीज आपको पता है। सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए। क्या? हाँ, शेयर कर देंगे। और ये सब है आपका, जैसे कि बताए थे कि सी शार्प आपका केस सेंसिटिव है, और केस सेंसिटिव का मतलब आप समझते हैं, है ना। पाइथन भी आपका केस सेंसिटिव था, सी भी आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, दोनों आप केस सेंसिटिव पढ़े हुए हैं, तो आपको पता है केस सेंसिटिव क्या होता है। टर्मिनेशन, यानी एक स्टेटमेंट टर्मिनेट करेगा तो सेमीकोलन देंगे, ये चीजें भी आपने पढ़ी है, सी में पढ़ी है, ठीक है। कमेंट्स, आप जानते हो कमेंट्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल स्लैश यूज करते हैं, आपने सी में पढ़ा है। ब्लॉक ऑफ कमेंट्स के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, क्या ये आपने पढ़ा होगा ना सी में। यस सर, सी में। हाँ, चलिए, तो ये हो गया। अब व्हाइट स्पेस आप जानते हैं, स्पेस टैब जानते हैं, टैब क्या है, न्यू लाइन जानते हैं, ठीक है। तो व्हाइट स्पेस तो ऐसे छोड़ता है, टैब के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैकस्लैश टी दे सकते हैं, स्केप सीक्वेंस। न्यू लाइन के लिए एक तो राइट लाइन खुद न्यू लाइन छोड़ता है, या आप स्केप सीक्वेंस यूज करेंगे, क्या, बैकस्लैश एन। तो वो सारा चीज है स्केप सीक्वेंस जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जैसे इन दोनों को लिखना है तो आप इस तरह कर देंगे। क्लियर है? उसके बाद नेमिंग कन्वेंशन, आप समझ रहे हैं कि नेमिंग कन्वेंशन में आप जानते हैं कि वेरिएबल नेम कैसे लेना है। आपको आइडेंटिफायर रूल्स आप हर एक लैंग्वेज में आप पढ़ते हो, आप पाइथन में भी पढ़े होंगे आइडेंटिफायर रूल, आप सी में भी पढ़े होंगे आइडेंटिफायर रूल। और आइडेंटिफायर रूल के लिए ऑब्वियसली स्पेस नहीं होता है, कीवर्ड्स यूज नहीं करते हैं, पहला लेटर अंडरस्कोर या अल्फाबेट होता है। तो ये सारा रूल यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अब आइडेंटिफायर में क्या क्या चीजें आती हैं, तो वेरिएबल आता है, वेरिएबल इज ए पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर। वेरिएबल में वो सारा रूल अप्लाई होगा जो आपने आइडेंटिफायर में सीखा है। और भी क्या आता है आइडेंटिफायर के रूप में, आप क्या पढ़ते हो, फंक्शन नेम, इट्स ऑल्सो आइडेंटिफायर है, क्योंकि फंक्शन नेम में भी वही रूल फॉलो होगा। फंक्शन का नेम भी तो यूजर पर डिपेंड करता है, यूजर क्या लेना चाहता है। तो फंक्शन नेम में भी क्या होता है कि जो रूल आपको वेरिएबल के लिए, वही रूल किसके लिए है, फंक्शन के लिए है, ठीक है। या फिर आप क्लास नेम, यहाँ क्लास बनाओगे तो क्लास नेम, आप क्लास लिखने के बाद क्लास का नेम लिखते हो, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, है ना। ये भी आपको देना है, ये प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट देता है सब में। तो आपको जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम देखिए, क्योंकि आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो अपना क्लास नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको देना है, क्लास नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मुझे PRO लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, PROG लिखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या क्लास नेम देना चाहते हो, ठीक है। तो क्लास नेम भी किसका पार्ट हो जाएगा, आपको आइडेंटिफायर का पार्ट होगा, ठीक है ना। इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा जो आइडेंटिफायर के लिए होगा। तो यही चीज है यहाँ पर नेमिंग रूल्स। अब आते हैं हम लोग कीवर्ड्स में। तो कीवर्ड्स भी आप जानते हो, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें सर्टेन नंबर्स ऑफ कीवर्ड्स होता है, जिसको हम लोग रिजर्व वर्ड कहते हैं, जिसका वर्क पहले से फिक्स होता है। हम लोग उसका यूज किसी दूसरे काम में या वेरिएबल आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन में, चाहे फंक्शन नेम, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट नेम, किसी में यूज नहीं करते हैं। तो इसमें भी कीवर्ड है आपको, द लिस्ट ऑफ कीवर्ड इज दैट, ठीक है। ये सारा कीवर्ड है, कुछ एक्सटेंडेड कीवर्ड है जो यहाँ पर है, ये भी है। तो ये सारा इसका क्या है, कीवर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद आपको आता है कीवर्ड्स के बाद, Excuse me, sir. यस बोलिए। So, how many keywords are there? कीवर्ड्स ऐसे इसमें 48 है, लेकिन वर्जन टू वर्जन ये आपको क्या करते रहेगा, एक्सटेंड करते रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा। जैसे जो भी नया वर्जन आया तो उसपे कीवर्ड एक्सटेंड कर देगा। जैसे सी जैसा नहीं है कि 32 एग्जैक्ट है, ये वर्जन टू वर्जन एक्सटेंड करते रहेगा। जैसे पाइथन में एक्सटेंड करता था कि अभी आप 33 पढ़ रहे हैं, तुरंत से 35 आ गया, तो ऐसा फिक्स नहीं है इतना कीवर्ड्स होगा, वो एक्सटेंड कर जाएगा वर्जन टू वर्जन। अभी मैं जिस वर्जन को यूज कर रहा हूं उसमें वो सारा कीवर्ड सपोर्ट भी नहीं करेगा, ठीक है। अब आप नया वाला वर्जन यूज करेंगे तो उसमें ज्यादा कीवर्ड सपोर्ट करेगा। तो सी में चूंकि एक ही वर्जन हम लोग C99 यूज करते हैं, तो C89 यूज करते हैं, तो उसमें फिक्स है कि C89 में इतना कीवर्ड्स है।
लेकिन अब आगे आप जाओगे, दूसरा वर्जन यूज करोगे C99, तो उसमें कीवर्ड बढ़ जाता है। तो ये फिक्स नहीं है, वेरी टू वर्जन ये क्या करता है, वेरी करता है। क्लियर है? यस सर। जैसे मैं पूछूं कि हाउ मेनी कीवर्ड्स इन पाइथन, आप अभी 5 कीवर्ड 33 कीवर्ड पढ़े हैं, तो तुरंत से 10 दिन बाद देखेंगे नया वर्जन आ गया तो 35 आ गया, फिर उससे नया वर्जन 1 महीने बाद आ गया तो 37 आ गया। तो उस तरह से बढ़ते रहता है। अब इसमें देख लीजिएगा सिस्टम कंसोल क्या है, रीड की क्या है, ये सारा चीज बता दिए हैं। रन कैसे करता है, स्टार्ट बटन से F5 से, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए क्या, डेटा टाइप, कि कौन कौन यहाँ पर डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं। तो ये डेटा टाइप है जो आपको सारे डेटा टाइप के बारे में आपको जानकारी होगा। इंटीजर, कैरेक्टर और इंटीजर वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो फ्रैक्शनलेस होता है, ये आपको पता है, ये इंटीजर हो गया। इंट, कैरेक्टर के लिए हो गया कैर, आप सी में कैरेक्टर जानते होंगे, कैरेक्टर विच इज इनक्लोज इन सिंगल कोट, जो किसमें इनक्लोज होता है, सिंगल कोट में इनक्लोज होता है, जिसकी लेंथ क्या होती है, 1 बाइट होती है सर। 1। लेंथ की बात, बाइट की बात नहीं, साइज की बात नहीं, 1, जिसकी लेंथ क्या होती है, 1। ठीक है, तो सिंपल सारा वही चीज है जो आपने सी में देखा है। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर 3 डेटा टाइप है, फ्लोट, डबल एंड डेसिमल। यानी रियल टाइप वैल्यू के लिए 3 आपको दे रहा है, फ्लोट, डबल और डेसिमल। तीनों में अंतर प्रिसीजन का है। प्रिसीजन मतलब कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट होगा, वो क्या कहलाता है, प्रिसीजन। जैसे अगर आप फ्लोट से लेते हो, डिक्लेरेशन करते हो, तो फ्लोट में पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा, 7 डिजिट होगा, उससे ज्यादा है। इसमें 15 डिजिट होगा और इसमें कितना हो जाएगा, 28 डिजिट। ठीक है, तो ये हो गया आपको इसमें। अब एक सी में नहीं पढ़े होगे, लेकिन पाइथन और जावा में आप पढ़ेंगे बुलियन। क्या पढ़ेंगे, बुलियन। तो यहाँ पर बुलियन है, बुलियन के लिए यहाँ पर बुल डेटा टाइप है, और बुलियन में 2 ही वैल्यू होगा आपको, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और ट्रू और फॉल्स यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे जैसे सारे स्मॉल में, उसी तरह स्मॉल में हम लोग ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। और एक है आपका स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग समझते हो आपने, स्ट्रिंग, व्हाट इज अ स्ट्रिंग, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सर। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर विच इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। डबल कोट। तो यहाँ पर ये सारा चीज है, समझ रहे हैं सारे चीजों को। आप चाहें तो इसको नोट्स बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से कि नोट्स बनाने में आप ज्यादा टाइम नहीं लीजिएगा, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा और कोड रहे। ये नोट्स नहीं बनाना है कि यूनिवर्सिटी एग्जाम पूछेगा, ये पूछेगा तुमको नोट्स होना चाहिए तो ये होना चाहिए। ये आप सीख रहे हैं कि क्या होता है, और सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखे हुए हैं, तो नोट्स में नहीं टाइम जाया करके आप प्रोग्राम को रन करवाएंगे। जो मैंने रन कराया है, आप सारा चीज चेक कर लेंगे कि फर्दर हमको समझने में क्या होगा, आसानी होगा। तो जितना चीज हम आज बताएं वो सबको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे रन करा के। ये ना कि आप नोट्स बनाइएगा और कॉपी बनाइएगा, वो चीज नहीं है। वो चीज आप पढ़िएगा जावा, C++ यूनिवर्सिटी वाला कोर्स, तो वहां पर बना सकते हैं, है ना, थ्योरी प्रैक्टिकल लिख कर। तो यहाँ पर भेज देंगे और सारा ये सब तैयार रखिएगा। यानी कि डेटा टाइप तक आपको पढ़ के आना है, समझ के आना है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद थोड़ा सा देख लीजिए आगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको C++ और जावा जैसा है। सी में आप पढ़े हुए हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है। पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटा टाइप, उसके बाद क्या यूज करते हैं, वेरिएबल यूज करते हैं, और सेमी कॉलन आपको पता है सी वाला, तो इसमें हमको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। आप वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं वैल्यू भी, आप देख लीजिए वैल्यू स्टोर है, आप देख लीजिए नंबर इंटीजर टाइप का स्टोर है। हाँ, यहाँ पर क्या है कि हमारे पास फ्लोट का, फ्लोटिंग पॉइंट का 3 वेरिएबल है, 3 डेटा टाइप है। कौन कौन है, फ्लोट, डबल और डेसिमल। फ्लोट, डबल और डेसिमल। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि
यहाँ पर आप देख लो कि फ्लोट से आप कर रहे हैं, तो फ्लोट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है, अब एफ लिखने का रीजन क्या मैं बता रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट जो सी शार्प में जो वैल्यू है फ्लोटिंग टाइप का, यानी कि फ्रैक्शन वाला नंबर वैल्यू, वो बाय डिफॉल्ट डबल होता है। तो बाय डिफॉल्ट डबल होता है, तो हम उसको डबल को किस में स्टोर करा रहे हैं, ये 98.6 आपने फ्लोट में तो लिया है, बट ये वैल्यू सी शार्प में डबल है। अब डबल को हम लोग डबल टाइप के वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, किस टाइप के वैल्यू में, फ्लोट वेरिएबल में। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइप कास्टिंग। क्या हो रहा है, टाइप टाइप कास्टिंग। कास्टिंग। आप पढ़े होंगे टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग। तो इस टाइप यस सर। कास्टिंग के लिए हमने एफ लगा दिया। एफ पता, एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोट, यानी कि इस 98.6 वाले वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है इस डबल वैल्यू को। तो ये एक आपको करना होगा, और ये फॉलो हम लोग जावा में भी करते हैं, तो वहां पर भी इस तरह करते हैं, और यहाँ पर भी ये जरूरी है, तो ये करना है। बाकी सब सेम होगा। तो यहाँ तक आप कंप्लीट करके, पढ़ के और प्रोग्राम रन करा के लाएंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होता है वो आप जानते हैं, ऑपरेटर ये सब कल बता देंगे। क्लियर है? यस सर। ओके यस सर। सर। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अटेंडेंस का भी स्क्रीनशॉट लेके हमको भेज दीजिएगा। ये हो गया आपको? यस ये हो गया। चलिए ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया अटेंडेंस का। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ।